हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह 22/7/2026 की सुनवाई के बाद और जो दो आर्गूमेंट बाहर निकल करके आए, हम उन पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब तक हम जो लंबे लंबे राइटअप लिखा करते थे विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर, शायद उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब उनकी कोई रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंस है दो ही चीज़ों की कि 35.1 ओरिजिनल पिटीशन में नहीं था, लिया जा सकता या नहीं लिया जा सकता, और अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 और 2 क्या दोनों समान हैं या असमान हैं। असमान है तो ये अल्ट्रा वायरस है, समान है तो दोनों अपडेशन के होने चाहिए थे, जो नहीं हैं। खास करके इन्हीं पर डालेंगे। इसके इनके बीच में, वीडियोज के बीच में मैंने आपको ICR 2020 भी बताया, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपस में गपड़ चौथ कर रहे हैं ना बेस सेटलमेंट की, ये कर नहीं सकते। IBA को यदि मैंडेट मिलता है बैंकों से तो कर सकता है, लेकिन UIPU बेस सेटलमेंट में भाग नहीं ले सकता। ले रहा है तो अल्ट्रा वायरस है, इलीगल है, ICR 2020 का उल्लंघन है। इसलिए मैंने उसको डाला कि ऐसा नहीं हो कि पेंशन अपडेशन के चक्कर में वहां हम सोते ही रह जाएं। दोस्तों, अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, लड़ाई इस क्षेत्र में हो रही है। अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 और 2 का ही जिक्र किया था एडवोकेट मेहता साहब ने। आपको पता चल गया होगा कि सीरियल नंबर 1 जो है अपेंडिक्स 1 का, वो 35.1 से संबंधित है, लेकिन सीरियल नंबर 2 35.1 से संबंधित न होकर के दूसरे रेगुलेशन से संबंधित है, इसलिए वो अल्ट्रा वायरस है। अब मैं पढ़ के बताऊंगा और सारी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1 ऑपरेट इन डिफरेंट सिचुएशंस। Serial number 1 concerns employees who had already retired before implementation of a subsequent base settlement। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन को अपडेशन करना है बाद में आने वाले बेस सेटलमेंट के हिसाब से। ये कहता है आपका सीरियल नंबर 1। देयर पेंशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, उनकी पेंशन पहले ही थी। जो पेंशन पहले है उसको अपडेट किया जाएगा, उसको फिक्स नहीं किया जाएगा। The formula updates that the pension by transferring the benefits of the subsequent base settlement। और इसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है कि जो सब्सिक्वेंट बेस सेटलमेंट है, यानी जब पेंशन चला गया उसके बाद में जो बेस सेटलमेंट हुए उसका जो बेनिफिट है उसको दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपडेशन एंड दिस इज ट्रू पेंशन अपडेशन। लेकिन हम जो नंबर 2 में आते हैं, सीरियल नंबर 2 applies to employees retiring during the transition from old pay scale to revised pay scale। यानी ओल्ड पे स्केल से वो रिवाइज पे स्केल पे आते हैं, उसमें बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम का होता है। दीज एम्प्लॉयज आर नो रिवाइज पेंशन। ऐसे इन एम्प्लॉयज की कोई पहले पेंशन नहीं थी, सीरियल नंबर में पेंशन थी, उसको अपडेट किया गया। सीरियल नंबर कोई पेंशन नहीं थी, पुराने पे स्केल से नए पे स्केल में लाने के लिए वो किया गया। Only thereafter is pending, और उस therefore the regulation first reconstructs average emoluments under the revised scales। तो रिवाइज स्केल में पहले ये करता है, और only thereafter इज पेंशन और पेंशन को कैलकुलेट की जाए। और साथ में कहा है उसने स्टेप्स 1 to 6 आर देयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पेंशनेबल एमोल्यूमेंट्स। 1 से लेकर 6 तक जो स्टेप दे रखे हैं सीरियल नंबर 2 में, वो आपका एवरेज कंप्यूटेशन है एमोल्यूमेंट्स का। एक चीज ये आता है आपका 38 में। स्टेप 7 और 8 मेयरली क्वांटिफाई द पेंशन अराइजिंग फ्रॉम दोज, और इन एमोल्यूमेंट से जो पेंशन कितनी बनेगी वो निकाली जाती है 35(2)। अपेंडिक्स 1 में 38 और 35(2) का होना ही अपने आप में एक अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि अपेंडिक्स 1 केवल और केवल रेगुलेशन 35.1 से रिलेटेड है। This is an exercise in initial fixation of pension and not updation in the legal science applicable to serial number 1। दोनों का अंतर हमने आपको बता दिया। Why the distinction matters? Updation can occur only when existing pension is available। अपडेशन वही होगा जब ऑलरेडी आप पेंशन ले रहे हो।
वेयर पेंशन इटसेल्फ इज येट टू बी डिटरमिन्ड देयर इज नथिंग कैपेबल ऑफ, और पेंशन है ही नहीं, वहाँ अपडेट कहाँ से करोगे, वो सीरियल नंबर 2 में है। अ मैथमेटिकल फॉर्मूला में बी यूज द वर्ड अपडेटेड बट द लीगल करेक्टर ऑफ द एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस रादर देन हेडिंग। अब दोस्तों इसकी हम समरी बताते हैं क्या है। कहते हैं A balanced and legally sustainable argument is that although the heading of serial number 2 uses the expression formula for updating basic, ये मैंने बताया आपको, सीरियल नंबर 2 की जो लैंग्वेज स्टार्टिंग होती है वो कहते हैं फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। इट्स ऑपरेटिव प्रोविजंस, अब क्योंकि नीचे जो ये प्रोसेस चल रही है, ऑपरेटिव जो फ्रेमवर्क नीचे चला हुआ है, कहाँ से, स्टेप 1 से लेके 6 तक, क्या है वो, आर प्राइमरीली इंटेंडेड टू रिकंस्ट्रक्ट एवरेज इमेल्यूमेंट। लेकिन यहाँ तो एवरेज इमेल्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं, ऊपर लिखा जा रहा है फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन, लेकिन नीचे जो स्टेप्स दे रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर केवल और केवल रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एवरेज इमेल्यूमेंट्स का, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ रेगुलेशन 38। रेगुलेशन 38 को अपेंडिक्स 1 में नहीं रखा जा सकता। ठीक, देयरफॉर सीरियल नंबर 2 शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एम्बॉडीइंग द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक अपडेशन, इसलिए सीरियल नंबर 2 पीरियोडिक पेंशन अपडेशन से संबंधित नहीं है। अक्रॉस सक्सेसिव बेस सेटलमेंट विच इज द डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ सीरियल नंबर 1, द एम्फेसिस शुड नॉट बी दैट सीरियल नंबर 2 इज अनरिलेटेड टू अपडेशन, द एम्फेसिस शुड नॉट बी दैट सीरियल नंबर 2 इज अनरिलेटेड, और ये सीरियल नंबर 2 अपडेशन से रिलेटेड नहीं है, but that the dominant purpose is initial pension fixation where serial number 1 provide the mechanism for continuing pension updation after such each base settlement. This distinction narrower, more precise and legally more persuasive than, और MC सिंगला केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि सीरियल नंबर 2 जो डाला गया है, मेहता साहब ने इसी के बारे में कहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये 10 महीने के एवरेज इमेल्यूमेंट निकालने के लिए 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, वो गलत कहा था मेहता जी। आप एवरेज इमेल्यूमेंट रेगुलेशन 38 और 35.2 में निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ जो अमेंडमेंट हुआ है वो 35.1 में हुआ है, और उसकी लैंग्वेज आप पढ़ोगे अपने आप तो पता चल जाएगा, वहाँ अपडेशन का है, वहाँ एवरेज इमेल्यूमेंट कंप्यूटेशन का नहीं है। ये आपसे गलत चीज़ बुलवा दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ये आपके गले पड़ेगी क्योंकि आपसे अल्ट्रा वायरस काम करा लिया गया है IBA और PNB के द्वारा। दोस्तों मुझे लगता है अब ये सारी चीज़ें आपके समझ। अब मैं ये बताना चाहूँगा अल्ट्रा वायरस क्या होता है। अल्ट्रा वायरस हम आपको बताते हैं, संसद एक्ट बनाती है और उस एक्ट के अंतर्गत कुछ हिदायतें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, कि भाई हमने एक्ट बना दिया है और आपको उसके आधार पर अपनी कोई संस्था बनानी है या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी है और उस काम को पर्टिकुलर उस तरीके से करना है जो पार्लियामेंट ने कहा है, उसके अंदर दायरे में तो आप रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट जो कहा है उससे बियॉन्ड आप जाओगे, दैट इज अल्ट्रा वायरस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कंपनी खड़ी करते हैं कोई मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, उस मेमोरेंडम एसोसिएशन में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्या गोल होगा, क्या मतलब होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं उसके बीच में रह करके बनाते हैं, उनके जितने भी काम होते हैं उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में होते हैं। उससे बाहर निकल के कोई भी काम आप करोगे सिद्ध हो जाए कि ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायरस है और वो अनलॉफुल है, इलीगल है, और जिस भी डायरेक्ट ने किया उस पर एक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में केवल और केवल रेगुलेशन 35.1 में ही जो कुछ हुआ है वो आ सकता है, दूसरे रेगुलेशन में यदि कोई परिवर्तन हुआ है या कुछ भी हो रहा है तो वो वहाँ नहीं आ सकता। और ये अपेंडिक्स 1 में यदि रखा जाता है तो वो अल्ट्रा वायरस है, और अपेंडिक्स 1 भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है और 35.1 भी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, और सारे रेगुलेशन सारे जितने भी आपके BPR 95 देखे सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, और यही चीज़ मेहता साहब ने कोर्ट में कही है, और सीरियल नंबर 2 जो रखा हुआ है, हमारे वकील एडवोकेट ये बताएं कि अपेंडिक्स 1 में जो सीरियल नंबर 2 रखा हुआ है वो अल्ट्रा वायरस है,
और इसके निकलते ही एक सिद्ध हो जाएगा 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अनुसार इन्होंने कोई भी अपडेशन नहीं किया है। और 2003 में अमेंडमेंट अपडेशन के लिए हुआ था, न कि एवरेज एमेल्यूमेंट्स निकालने के लिए। दोस्तों अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।